जय हिंद। ये पॉलिटी का प्रीवियस इसका क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे इसका डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी एक बात बता देते हैं कि ज़िंदगी में आप थोड़ा सा शांति बना करके रखिए। आप जितना ज़्यादा शांत रहोगे ना, जितना ज़्यादा शांत रहोगे, आप लक्ष्य के प्रति उतना तीव्र गति से आगे बढ़ोगे। तो इसलिए थोड़ी सी शांति काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा, और वैसे जो आपको अचीव करना है उसमें भी। झूठ मूठ की इधर की बातें, हौच पौच हम ये कर देंगे, उखाड़ देंगे, फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, पहाड़ पर कूद जाएंगे, बिल्कुल ये सब नहीं करना है। ठीक है, चुपचाप आप शांत से चुपचाप जो भी काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए नहीं, आपको जिस काम में मन लगता हो वो काम कीजिए। ठीक है, तो सीधी बात और नो बकवास। ठीक है, जिसको पढ़ना रहेगा उसके मोटिवेशन के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि मोटिवेशनल वीडियो देखेगा, 4 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं तब पढ़ेंगे। भैया बाहर से मोटिवेशनल वीडियो देखने से कुछ नहीं होने जाना है। जब तक आप खुद से अंदर से मोटिवेट नहीं होगे ना, तब तक बाहर से हुर करके लोग कितना आगे पहुंचा सकता है आपको। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के पहले अध्यक्ष थे। देखिएगा, भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं तो हमारा भारतीय संविधान 9 दिसंबर को क्या होता है कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हमारा भारतीय संविधान का प्रथम बैठक होता है। ठीक है, जब प्रथम बैठक होता है तो इसमें क्या होता है कि जब सभी व्यक्ति आकर के बैठ गए हैं, जब सभी व्यक्ति आकर के बैठ गए हैं, तो किसी न किसी व्यक्ति को आप मॉनिटर बनाइएगा नहीं। ठीक है, सब, क्योंकि उसमें ना कोई तो एगो आपको मेन बनना चाहिए। तो उस समय व्यक्ति एक ठो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ये बिहार के ही थे। ठीक है, ये सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, यानी बूढ़ा व्यक्ति थे। तो सभी लोगों ने सोचा कि यही वृद्ध व्यक्ति हैं, इन्हीं को क्या कर दिया जाए, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाए। ठीक है, यानी पहला अध्यक्ष बना दिया जाए। तो यही सच्चिदानंद सिन्हा को क्या होता है कि 9 दिसंबर यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, जिसको आप पहला अध्यक्ष भी आप बोल सकते हैं, उनको क्या किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपके सामने क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके और आगे की, तो 11 दिसंबर को क्या होता है, द्वितीय बैठक होता है। तो इसमें क्या होता है, 1946 ईस्वी में ही, तो इसमें राजेंद्र बाबू को, जो हमारे बिहार के ही थे, राजेंद्र प्रसाद को क्या होता है, तो राजेंद्र प्रसाद को इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन हो गए, तो अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा जी हो गए, और ये राजेंद्र बाबू कौन से हो गए, तो ये अस्थायी अध्यक्ष हो गए। अगर बात करते हैं उपाध्यक्ष, जैसे मैं आपको ये तो सभी को याद रहता है, लेकिन उपाध्यक्ष पूछ दिया जाता है तो उपाध्यक्ष कई बच्चे नहीं बना पाते हैं। तो उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो एच.सी. मुखर्जी क्या थे, उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और एक तो टी.टी. कृष्णामाचारी भी थे, क्या थे, उपाध्यक्ष थे। ठीक है, कृष्णामाचारी। अब देखिएगा, इस तरह के हम क्वेश्चन आपके सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको फास्ट रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इसका पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और टारगेट जीएस बाय मान सिंह आप सर्च कीजिएगा। ठीक है, टारगेट जीएस बाय मान सिंह सर्च कीजिएगा और वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। देखिएगा, द्विसदनीय का मतलब समझ में आता है, समझाते हैं। जैसे में संसद है तो संसद में कितने सदन है, 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। उसी तरह से राज्य में होते हैं विधानमंडल। ठीक है, अब ये विधानमंडल के भी कितने सदन होते हैं, इसके भी 2 सदन होते हैं, यानी 2 घर होते हैं, एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। ठीक है, तो आप कहिएगा कि क्या सभी राज्य में विधानसभा विधान परिषद होते हैं, तो देखिएगा सिंपल सी बात है कि सभी राज्य में विधानसभा तो होते हैं, लेकिन सभी राज्य में विधान परिषद नहीं होते हैं। तो आपके आपके मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि अच्छा, तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे विधानसभा है लेकिन विधान परिषद नहीं है। तो बस अब यही तो देख लेना है आपके सामने कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे क्या है, विधान परिषद आपको देखने को मिलेंगे। पहली हमारी बिहार है, यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। फिर इसके भाई एक ठो कौन है, यूपी, बड़का भाई बा, ठीक है, इसका बड़का भाई कौन है, यूपी है। फिर उसके बाद में आप दक्षिण भारत में चले जाइएगा तो एपी है, यूपी के बाद में पिया दीजिए उसको पानी। फिर उसके बाद में एपी है, एपी के बाद फिर उसके सटे हुए कौन है, तो तेलंगाना है। फिर उसके सटे हुए कौन है, तो कर्नाटका है। फिर उसके सटे हुए कौन है, महाराष्ट्र है। यहाँ आप देखिएगा तो सभी के सभी जगह यानी 6 जगह जो है आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था देखने को मिलेगा, यानी विधान परिषद देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया।
चलिए, अगर हम बात करते हैं ये विधानसभा का चर्चा कहाँ पे किया गया है और विधान परिषद का चर्चा कहाँ पे किया गया है, तो आर्टिकल 170 में विधानसभा का चर्चा किया गया है और 171 में किया गया है विधान परिषद का चर्चा किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं अक्सर, ठीक है। तो आप जैसे में क्या होता है कि आप एक बार रटने की कोशिश कीजिएगा तो उस समय तो याद रहेंगे ही, बट लेकिन बाद में आप भूल जाइएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि आपको बार बार बताते चलते हैं, ठीक है। इससे आपको क्या होगा ना कि आपको माइंड में इजिली कवर हो जाएगा, ठीक है। भूलिएगा नहीं, काफी लंबे समय तक चलेगा। बाकी तो हमें बताना काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास में, देखिएगा पंजाब में, देखिए कर्नाटका में हमने बताया था, तो नहीं होगा, क्या नहीं पूछा है तो नहीं होगा। बिहार में बताया, तेलंगाना में बताया, क्या पंजाब के बारे में बात किया था, नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब। आगे क्या बोला गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। देखिएगा संवैधानिक निकाय की अगर बात करते हैं तो हमने कई बार बताया है, दो तरह तीन तरह के होते हैं। एक होता है संवैधानिक, संवैधानिक क्या होता है, एक होता है संविधिक, संविधिक होता है, और एक होता है क्या, एक होता है गैर संवैधानिक, ठीक है। एक होता है गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक। तो इसको आप, ये तो आपको देखने को मिल जाएगा, लग रहा होगा कि इसका उल्टा है, अरे इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है। तो संवैधानिक कहने का मतलब यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहने का मतलब ये हुआ कि उसका संविधान में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो वो सब जो बॉडी होंगे, वो सब कौन से बॉडी होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होंगे जिसका संविधान में चर्चा किया गया हो। और स्टेटरी बॉडी यानी संविधिक बॉडी, संविधिक क्या होगा, संविधिक बॉडी, तो कहने का मतलब है कि इसमें संविधान में चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन इसको कानून पारित कर करके इसको क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया हो, ठीक है। ऐसे तो हमारे संविधान में ऐड नहीं हुआ, लेकिन हमारे संविधान में इसको कैसे ऐड किया गया हो, एक क्या बिल पारित कर करके इसको इंक्लूड किया गया होगा, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो संविधिक यानी स्टेटरी बॉडी बोलेंगे। और गैर संवैधानिक यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसको बोलेंगे, जिसको संविधान में भी चर्चा नहीं हो और ना ही उसको कानून बना करके भी पारित किया गया हो, तो उस तरह के बॉडी को आप लोग क्या बोलेंगे, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलेंगे। तो इस तरह से अब हमको एग्जांपल में बताइए, अब ये तो समझ गए, तो ठीक है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की अगर बात करते हैं तो आप देखिएगा आर्टिकल 280, यानी आर्टिकल 280 में किसका चर्चा किया गया है, वित्त आयोग का। तो क्या वित्त आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेटरी बॉडी है। तो आप खुद बोलिए कि इसका संविधान के आर्टिकल में चर्चा है, यानी संविधान में चर्चा है, और संविधान में जो चर्चा होते हैं उस तरह के बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगा, ये 280। 324 आप बताइएगा, तो किया गया, अच्छा 324 यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा इसका चर्चा किया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। संविधि की बात करते हैं तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन में तो चर्चा किया गया है, लेकिन कैसे किया गया है, एक कानून पारित करके इसको किया गया है, ठीक है ना। ऐसे आर्टिकल में इसका चर्चा नहीं मिलेगा, आर्टिकल में आपको इसको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन एक कानून पारित करके किया गया है, और वही कानून में इसका कैसे चलेगा सुचारू रूप से, उसी कानून में इसे बताया गया है, ठीक है। तो उस तरह के बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्या स्टेटरी बॉडी बोलेंगे। जैसे कि अगर बात बताते हैं तो राइट टू इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात बताते हैं, तो जिसको 2005 में एक एक्ट के द्वारा लाया गया था, तो इस तरह के बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस तरह के बॉडी को आप लोग बोलिएगा कि अच्छा ऐसा बात है। तो ये कौन से बॉडी हो जाएगा, तो ये बॉडी हो जाएगा आपके, कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके संविधिक बॉडी। महिला आयोग की बात करते हैं तो महिला आयोग के लिए भी एक कानून पारित किया गया है। तो इस तरह के बॉडी जो हो गए आपके सामने, वो कौन सा स्टेटरी बॉडी यानी संविधिक बॉडी हो गए। अगर हम बात करते हैं गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक कहने का मतलब कहीं भी इसका चर्चा नहीं किया गया, ठीक है ना, चल रहा हो तो चल रहा हो। जैसे में अभी योजना आयोग, देखिएगा योजना आयोग का कोई आर्टिकल में या कोई इसके लिए कानून पारित किया गया है, नहीं। नीति आयोग, क्या इसके लिए पारित किया गया है, सीबीसी अथी ये इसके सीबीआई के बारे में सबके देखते हैं, तो कहीं इसके लिए कानून पारित किया गया है, नहीं किया गया। तो यार देखिएगा योजना आयोग आपके सामने हो गया, नीति आयोग हो गया, ये सब के बॉडी जो आप देख रहे हैं ये सब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। समझ में आ गया, समझ में तीनों को तीनों अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्वेश्चन पे देखना है। क्या बोला गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक, जिसको आर्टिकल में चर्चा किया होगा। क्या नीति आयोग का आर्टिकल में चर्चा किया गया है, ये तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये तो खत्म। राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है, अभी अभी राज्य मानवाधिकार आयोग, तो ये तो स्टेटरी बॉडी हो गया, इसके लिए कानून पारित किया गया है संविधान में, ठीक है, तो ये भी तो खत्म हो गया। वित्त आयोग की बात करते हैं तो इसका 280 में चर्चा किया गया है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, ये तो खत्म हो गया। संवैधानिक निकाय है, अथी वही पूछा है, संवैधानिक निकाय है वही पूछा भी किया है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही पूछा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूछा है तो यही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूछा है, ठीक है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है, तो यही वित्त आयोग है। समझ में आ गया, क्योंकि इसका आर्टिकल 280 में चर्चा किया गया।
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी की अगर हम बात करते हैं तो सीबीसी क्या इसके आर्टिकल में कहीं चर्चा पे किया गया है? नहीं, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो होगा नहीं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले पे। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के बारे में सही नहीं है? अब देखिएगा, लोकसभा के बारे में आया तो पहले लोकसभा के बारे में थोड़ी सी कहानियां जान लेते हैं। लोकसभा के गठन के प्रावधान की बात बोलते हैं तो आर्टिकल 81 में इसका गठन किया जाता है। लोकसभा का गठन कब होता है? तो 17 अप्रैल को होता है। तो 17 अप्रैल कब को होता है? तो 1952 को इसका गठन किया जाता है। तो आपके सामने दिमाग में ये बैठ जाएगा कि अच्छा, लोकसभा का गठन होता है 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को, तो इसका प्रथम बैठक कब होता है? वहां बैठा है किस लिए? भुजा फेंकने के लिए थोड़ी नहीं, सब बैठा हुआ है जी। इसकी पहली सभा की अगर बात करते हैं तो इसका पहली बार जो इसका बैठक जो होता है, इसको गठन तो अलग हो बात है, लेकिन सभी सांसद मिलकर के बैठेंगे तो वो कब बैठते हैं? तो 13 अप्रैल को, 13 मई को। कब को? तो 13 मई 1952 को सभी सांसद मिलकर के बैठते हैं, क्योंकि आप यहाँ बैठ करके भुंजा फाड़ने तो आए नहीं है, क्योंकि आपके प्रति एक थी हमारे संसद को चलाने में करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होता है, और आप लोग यहाँ पे क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो काम करोगे ना, देश के लिए निर्माण की बात करोगे ना, देश के विकास करने की बात करोगे नहीं करोगे? क्या बैठ करके यहाँ पे तो आप झोला पोथी का काम नहीं ना करोगे? समझ में आ गया ना? अच्छी बात है। अगर हम बात करते हैं कि ये लोकसभा की अगर बात करते हैं तो लोकसभा की बात करते हैं तो सीट कितना है? 500, अधिकतम 500 कितने हो सकते हैं? 52 हो सकते हैं, अधिकतम 552 हो सकते हैं, जिसमें से कितना 530 में से राज्यों से होगा और 20 केंद्र शासित प्रदेश से होगा, और 2 गो व्यक्ति जो होगा जिसको राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। आर्टिकल 331 के तहत में क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। खैर इसे अभी बंद कर दिया गया है, अभी अभी रोक दिया गया है, तो लेकिन करते हैं कि नहीं? चलिए अभी देखिएगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ये लोकसभा की अगर बात करते हैं तो लोकसभा को क्या बोला जाता है? तो निचला सदन बोला जाता है, यानी लोअर हाउस बोला जाता है। लोकसभा को निचला सदन बोला जाता है। लोकसभा के जो बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं वही क्या होते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं, वही प्रधानमंत्री होते हैं। और कोई विधेयक जो होगा, यानी धन विधेयक जो होगा, ये धन विधेयक जो हमेशा लाया जाएगा, ये हमेशा कहाँ से लाया जाता है? तो ये लाया जाता है आपको लोकसभा में। क्या राज्यसभा में धन विधेयक को लाया जाएगा? बिल्कुल नहीं। धन विधेयक के मामले में सर्वाधिक शक्ति किसको प्राप्त है? तो यही लोकसभा को प्राप्त है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगर हम बात करते हैं तो इसके सदस्य की कितने, लोकसभा के सदस्य बनने की आयु कितनी है? तो 25 वर्ष इसके लोकसभा के सदस्य बनने की आयु है। ठीक है, चलिए लोकसभा को विघटित किया जा सकता है किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर, राष्ट्रपति के द्वारा। समझ में आ गया? अब चलिए, अब क्या बोला गया है कि हमें जो दिया गया है क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है? सही को चुनना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सही है। ठीक है, आगे देखिएगा, यह भारत के द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है। अभी हमने बताया कि लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं, निचला सदन बोलते हैं, तो ये ऊपरा सदन बोल दिया है, ये तो खत्म हो गया, खत्म हो गया, हमें सही पूछा है। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम शक्ति 545 है, अभी वर्तमान की बात बोला है। ठीक है, वर्तमान में तो 545 है ही है, लेकिन मैक्सिमम हमने बताया है अभी 552 हो सकते हैं। ठीक है ना, अभी कितना है? 545 है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है, करता ही है 380 के तहत में, 331 के तहत में। अच्छा आगे देखिएगा, आगे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों के लिए। काय को झूठ मूठ का झोला लगाए हुए भाई, 4 साल के लिए होता है, यही गलत है। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में पूछा है सही के बारे में पूछा है, तो कौन कौन सही हो जाएगा सो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा सही के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से। देखिएगा, एक मिनट, क्वेश्चन को फिर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें पूरी तरह से दिखाई पड़ जाए। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है? देखिएगा, भारत के द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है, भारत के द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है लोकसभा। क्या क्या उसको ऊपरी सदन कहते हैं? नहीं कहते हैं, सही हमें पूछा गया है। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम शक्ति 545 है, अभी इसको रहने देते हैं, अभी क्यों हमें छांटना है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने 2 सदस्यों को नामित किया जाता है? हाँ बिल्कुल, ये भी नामित किया जाता है। ठीक है, अच्छा, लोकसभा के सदस्य 4 वर्षों के लिए होते हैं, ये भी गलत है। अब देखिएगा, आपको ये दोनों में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा हम इसको कैसे पे दूर कर सकते हैं। देखिएगा, भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम शक्ति 545 है। अभी वर्तमान की अगर हम बात देखते हैं तो जैसे में क्या होगा, 2 जो एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति जो मनोनीत करते थे, ठीक है,
वो अभी फिलहाल क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। फिलहाल अभी तो हमने बताया कि फिलहाल अभी नहीं किया जा रहा है, लेकिन करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी नहीं किया जा रहा है। तो आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए? जैसे में तो 545 है, लेकिन तो 2 गो तो है ही नहीं था, 543 को हो गया। और वैसे भी अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो अधिकतम की बात बोला है, मैक्सिमम की बात बोला है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम अभी हमने चर्चा किया है कि मैक्सिमम कितना हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं। मैक्सिमम कितना हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ अधिकतम शक्ति 545 से दिया है, अब जबकि हम मैक्सिमम कितना बता रहे हैं, 552 बता रहे हैं। तो आप खुद सोच करके देखिए क्या हो सकता है। सो तो क्या इसको पर आप टिक लगाइएगा? तो कहिए कि नहीं, ये तो नहीं। अब हम आपके सामने यही एक ऑप्शन बच रहा है टिक लगाने के लिए। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है, सो देखिएगा। मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के उपलब्ध है। देखिएगा, अब देखिएगा, मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो कहिए कि अमेरिका से लिया गया है। ये अमेरिका से लिया गया है। हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर के 35 तक में इसका चर्चा किया गया है। और भाग की बात करते हैं तो भाग कौन सा है, तो भाग 3 है। ठीक है, इसलिए भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमारे नागरिकों को कौन कौन सा दिया गया है, 15 दिया गया है, 16 दिया गया है, 15 16 दिया गया है, 19 दिया गया है, 29 दिया गया है और 30 दिया गया है। यानी ये इतने जो आर्टिकल में जो प्रावधान आपको किए गए हैं वो सभी के सभी केवल और केवल भारतीय नागरिक को दिया गया है। कौन से नागरिक को दिया गया है, भारतीय नागरिक को दिया गया है। अच्छा, जैसे में व्यक्ति की अगर बात करता है तो व्यक्ति तो विदेशी लोग भी आकर के रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको नागरिकता प्राप्त नहीं है, तो क्या उसे भी मिल जाएगा? नहीं, जब तक भारत का नागरिक नहीं होगा, यानी उसकी सदस्यता नहीं हो जाएगी भारत की, तब तक उसको नहीं मिल सकता। तो ये वाले जो है 15 16 19 29 30, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को दिया गया और किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया, विदेशी को भी नहीं दिया गया। ठीक है, तो आप इसे रट लीजिए कि 15 16 19 29 30 सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को दिया गया और किसी को नहीं दिया गया। तो चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, तो किसको कौन कौन सा उपलब्ध है, 15 और 19, हाँ ये भी तो उपलब्ध है। अभी हमने देखा कि 15 16 19 29 30 ये ओनली और ओनली क्या, इंडियन सिटीजनशिप के लिए उपलब्ध है। ठीक है, देखिएगा 15 है, फिर उसके बाद में 16 भी है, देखिएगा 15 16 है, देखिएगा 15 भी है और यहाँ पे 19 भी है, ये भी हो रहा है, 16 भी देखिए है, ये भी हो रहा है, 29 भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो क्या ऑप्शन नंबर डी हमको बनाने में कोई दिक्कत है? तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। सो देखिएगा, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत के मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। अब देखिएगा, मिनी संविधान की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, मिनी संविधान जो है, जैसे में क्या होता है कि 42वां संविधान संशोधन होता है, तो कब होता है, 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। जिसके तहत में क्या होता है ना कि जिसमें अधिकांश यानी संविधान के अधिकांश हिस्से को टच कर दिया गया था। यह 42वां संविधान संशोधन जब होता है, किसके शासनकाल में होता है, 1976 ईस्वी में कौन थी, तो 1976 ईस्वी में कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, अभी इंदिरा गांधी क्या करती है कि संविधान के लगभग अधिकांश हिस्से को टच कर देती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है इसको। ठीक है, समझ में आ गया इसको? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपके सामने, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उस समय राष्ट्रपति कौन था, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप जो जैसे में क्या होता है ना, हम मानते हैं कि मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर भी कम है, व्यूअर भी कम जाते हैं, हमें पता है, लेकिन क्या होता है ना कि भीड़ के पीछे आप बिल्कुल नहीं भागिएगा, क्योंकि वैसा बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन कम, जो एग्जामिनर जो है ना, एग्जामिनर को पता है कि हमें क्या पूछना चाहिए। और लड़कन को जिसमें क्या होता है ना कि भारी चीज पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इस तरह से जिस तरह से क्वेश्चन यूट्यूब पे चलते हैं उस तरह से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको लगता है वैसा? जिस तरह से देखो जी ये होगा, कभी नहीं वैसा हो सकता है। आपको जैसे प्रीवियस ईयर्स पर सीधा आप कमांड रखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाइए, फिर उसके बाद आप चुपचाप पढ़ते रहिए आप अपनी किताब से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। सर बोला गया कि पंचायत समिति का अधिकारी, अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का प्रमुख कौन होता है। देखिएगा, पंचायत समिति, तो सबसे पहले पंचायत समिति को पहले हमें जानना है। देखिएगा, पंचायत समिति की अगर हम बात करते हैं तो इसको इस तरफ में रखते हैं और हम चर्चा करते हैं पंचायत समिति की। देखिएगा, भारत में कौन से पंचायत समिति, त्रिस्तरीय या 2 स्तरीय, तो कहिए कि त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय में कौन कौन है, देखिएगा आप समझ जाइएगा। यहाँ पे नीचे क्या है, ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद में पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति, और तो और फिर उसके बाद में क्या होता है, जिला परिषद। ठीक है,
फिर उसके बाद में जिला परिषद, जिसमें हमने ये भी बताया था जिला परिषद, जिसमें इसके प्रधान को अप्रत्यक्ष तरीके से क्या हो जाता है, चुनाव होता है। यानी ये जो मेन होते हैं जिला परिषद, उसको अप्रत्यक्ष तरीके से हम लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन पंचायत समिति और इसके जो होते हैं जो मेन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देते हैं, वोट देते हैं। ठीक है, देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे हमें अधिकारी के बारे में पूछा गया है। तो इसके जो अधिकारी यानी पंचायत समिति यानी बीच वाले का अधिकारी, यानी ग्राम स्तर से ऊपर में है और जिला से नीचे में है। ठीक है, यानी बीच वाला है, ब्लॉक जिसको आप बोलते हैं। पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी यानी ऑफिसर की बात बोल रहे हैं। इसके शासन का प्रमुख होता है, यानी इसके प्रमुख शासन जो अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं, इसके इसके प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री तो भारत का तो प्रमुख है, तो जैसे में अब क्या होता है ना कि जैसे में अब सब चीज जो होता है, जैसे में कैबिनेट सचिव की बात कर रहे हैं, तो वहां पे वो प्रमुख है ना, क्योंकि उसके साइन के बगैर कैसे होगा काम। नेता अलग चीज है, ऑफिसर अलग चीज है। ऑफिसर सभी काम करते हैं, नेता सिर्फ अनाउंसमेंट करते हैं, काम बिल्कुल नहीं करते। उसका काम है सिग्नेचर करना। ठीक है ना। अब देखिएगा, ऑफिसर का काम अलग है, ऑफिसर का इम्प्लीमेंटेशन करना है। कैसे, उसको नेताजी आकर के घोषणा कर देते हैं और उसको क्या करना है, उस घोषणा जो किया गया है नेताजी के द्वारा, उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। हमारे पास इतना संसाधन है और इतना में इतना लोगों को देना है, कैसे दे कैसे नहीं दे, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी नहीं हो। बहुत तरह के नियम होते हैं। नेताजी का ये सब काम थोड़ा नहीं, ये सब काम ऑफिसर देखता है। समझ में आ गया ना। तो चलिए, समझ में आ गया। तो अब इसी का अधिकारी पूछा है, तो यानी ब्लॉक लेवल पर अधिकारी कौन है जी, तो सभी को पता है, बीडीओ जिसको अब लोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यही जब पूछते रहेंगे तो नहीं बनेगा। अब समझा दिए हैं तो अब बना देंगे। बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपके सामने हाजिर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोला गया है कि पंचायत चुनाव नियमित रूप से कितने वर्षों में होते हैं, कितने वर्षों में होते हैं जी। अब देखिएगा, पंचायत चुनाव की बात करते हैं, यानी राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, तो ये कौन से आर्टिकल में इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी चर्चा की बात करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, तो आर्टिकल 243 के में, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। 243 के में इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, तो आप देखिएगा कितने वर्ष पर होते हैं चुनाव, 5 वर्ष पर होते हैं। क्या ये भी बोलने वाली बात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक 5 वर्ष। आगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आरक्षण कितना है। अब देखिएगा, हम पढ़ते हैं आर्टिकल 243 का 4 में पढ़ते हैं, तो जिसमें क्या बोला गया है कि एससी का, एसटी का और वोमेन का क्या किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। कहाँ पे, तो पंचायती राज में। और इसके जो आरक्षण कितना दिया गया है, 33% दिया गया है, 33.5%। अब इसको क्या किया जा सकता है, 33% से इसको 50% तक किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, विधानमंडल द्वारा कर सकता है। कितना मैक्सिमम कर सकता है, 33% से लेकर के कहाँ तक कर सकता है, आप ये 50% तक कर सकता है। ठीक है, तो कौन कर सकता है, विधानमंडल कर सकता है। तो यही पूछा गया कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आरक्षण कितना है, तो कितना है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो कितना मैक्सिमम हो जाएगा, यानी 50% होगा। ठीक है, चलिए, मैक्सिमम 50% ही कर सकता है विधानमंडल, ज्यादा नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया कि भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन से स्तर के हैं। तो देखिएगा, भारत में पंचायती राज प्रणाली की बात करते हैं, तो अब उसके बारे में ऑप्शन जो दिया गया है वो देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली में कौन से स्तर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो अभी तो हमने बताया, तो वही तो है। देखिएगा, नीचे सबसे पहले क्या बताया, ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद में पंचायत समिति जिसको आप लोग ब्लॉक बोलते हैं, फिर उसके बाद में ऊपर में क्या था, जिला परिषद। तो वही बात तो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, इस तरह से आप पढ़िए ताकि आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़े। ठीक है, अब व्यूअर पे बिल्कुल नहीं जाइए कि इसका व्यूअर कम है, तो भाई मेरा चैनल छोटा है इसलिए व्यूअर कम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब देखिएगा, पंचायती राज लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था ना, जैसे में क्या था ना कि इसके लिए इसलिए लाया गया था कि जैसे में अब आम जनता जो है, अब गांव की जनता है, वो भी क्या ले, पॉलिटिक्स में भागीदारी हो सके, ताकि देश को विकास में भी वो भी। इसमें क्या होता ना कि अब हम लोग वोट नहीं दे सकते हैं, तो वोट नहीं दे सकते हैं तो देश के विकास में हम लोग योगदान कैसे देंगे, कैसे हम लोग नेता चूज करके देंगे, कैसे हम लोग कहेंगे कि हमारे देश का नेता कैसा हो, जो युवाओं के बारे में सोचता हो, जो रोजगारी के मुद्दे पर बात करता हो, जो देश को विकास करने की बात करता हो, जुमलेबाजी की बात नहीं करता हो, हम कैसे चुनेंगे। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए हम लोग का अधिकार। तो इस तरह से सरकार हम लोग के पास में 3 तरह की, एक होता है केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार होता है, फिर उसके बाद में राज्य सरकार होता है, और एक होता है स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार को इसलिए लाया गया था, स्थानीय सरकार में आपको पंचायती राज देखने को मिलता है, जिसमें मुखिया की बात आप कर रहे हैं, फिर आप शहर की बात कर रहे हैं तो नगर पालिका की अगर बात कर रहे हैं,
तो इसमें क्या था ना कि जैसे में इसके राजनीतिक अधिकार जो दिए गए हैं जनता को, वो क्या दिया जा सके, इसके लिए क्या किया गया था कि भारत में स्थानीय सरकार को सुशासन करने की बात किया गया था, ठीक है। और उसके तहत में आपको पता है कि पंचायती राज लागू किया गया है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप खुद बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, किसानों को लाभ, देखिए किसानों को लाभ देने के लिए कहाँ से, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीणों के लिए रोजगार, गलत। समुदाय के विकास, गलत। ऑप्शन नंबर आपको सामने क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं जी, भाग कितने हैं जी, तो भाग हैं आपके सामने कितने हैं, तो भाग आपके सामने कितने हैं, तो आपके सामने भाग 22 है, ठीक है। आपके सामने भाग कितने हैं, 22 भाग हैं, ठीक है। गणना में करेगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद जो क्या है, जैसे में जब हमारा संविधान लागू हुआ था 395 था। अब जैसे में क्या होता ना है कि अब इसमें सब आर्टिकल काफी जोड़े जाता है। जैसे में आपने 19 देखा था, 19 के एक का ए हो गया, फिर 19 का एक का बी हो गया, इस तरह के होते चलते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे कि कितने अनुच्छेद हैं जो, ठीक है, लेकिन लमसम में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि अनुसूची की, तो अनुसूची कितने हैं, तो अनुसूची हमारे पास में 12 गो अनुसूचियां है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर तो हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, देखिएगा मत देने का अधिकार, तो मत सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन बन जा रहा है कि मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है। तो ये मत देने का जो अधिकार है, इस तरह के अधिकार ये कानूनी अधिकार है। क्या आपको मौलिक अधिकार है, नहीं, मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं। ये कौन से अधिकार में है, ये कानूनी अधिकार है, ठीक है। अच्छा, ये मत देने का आयु कितने वर्ष है, तो कहिए कि 28 वर्ष, 18 वर्ष में है। तो क्या पहले इसका और ज्यादा था, तो हाँ पहले 21 वर्ष था। तो आप कहिएगा कि पहले 21 वर्ष था तो अभी 18 वर्ष है, तो कैसे, तो देखिएगा हमारे संविधान में एक संशोधन होता है, 61वां संविधान संशोधन कब होता है, तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन होता है। उसके तहत में क्या किया जाता है कि 21 वर्ष की आयु को घटा करके 18 वर्ष कर दिया जाता है कि अब 18 वर्ष के बच्चे एवं बच्चियां भी जो क्या कर सकते हैं कि देश की भाग्य को बदलने में अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है। इतना काबिल हो जाती है 18 साल की लड़कियां एवं लड़के, ठीक है। तो इसीलिए क्या कर दिया गया, 18 वर्ष मत देने की आयु को निर्धारित किया गया। भेजा में घुस गया। अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 326 में इसका क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। व्यस्त मताधिकार की अगर बात करते हैं तो इसको कहाँ पे चर्चा किया गया है, आर्टिकल 326 में इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपके सामने हाजिर है, आर्टिकल नंबर कितना हो जाएगा, 326, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था। अब देखिएगा पॉकेट वीटो आपके सामने आया, तो आप रट जाइएगा। आप देखिएगा यहाँ पे हम पूरी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। राष्ट्रपति बात आएगा तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होगा, आर्टिकल 53, ठीक है। अगर बात बोलते हैं आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 61 के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करते हैं। आर्टिकल 72 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 71 के तहत में क्या होता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हुआ है तो उसका निपटारा कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। समझ में आया, इतना चीज तो आपने देखा। चलिए अब हम कुछ और आर्टिकल बता देते हैं। आर्टिकल 78 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 78 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से यह मांग कर सकते हैं कि आपने क्या क्या काम किया, यानी प्रशासनिक मामले की प्रशासनिक जो बातें हैं वो सभी जो काम किया गया है वो सभी राष्ट्रपति के द्वारा मांगा जा सकता है, आर्टिकल 78 के तहत में, ठीक है। अब देखिएगा राष्ट्रपति जी जो होते हैं ये राष्ट्रपति सीजेआई को नियुक्त करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। पीएम को नियुक्त करते हैं, फिर उसके बाद में कैग को नियुक्त करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये बहुत सारे राज्यपाल को नियुक्त करते हैं और भी बहुत सारी चीज को नियुक्त करते हैं। अब हमें देखना है कि राष्ट्रपति के पास में शक्तियां हैं, देखिएगा सब शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नियुक्त कर रहे हैं। तो अब देखिएगा राष्ट्रपति के पास में अगर बात करते हैं तो इनके पास में जो शक्ति दिया गया है एकदम मेन पावर, इसको अपने तरीके से एकदम यूज कर सकते हैं, मंत्रिमंडल के सहायता से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, अपना मन से कर सकते हैं, यानी इसको बीटो बोलते हैं, ठीक है। जो बीटो एक तरह से बीटो बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहली की अगर बात बोलते हैं तो इसके इनके पास में हमारे हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 तरह का वीटो दिया गया है, ठीक है। एक है एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। और फिर दूसरी की बात बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, ठीक है, सस्पेंसिव वीटो। और एक है पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो, ठीक है। अब देखिएगा 3 तरह के वीटो हमारे संविधान में दिया गया है, किसको, राष्ट्रपति को दिया गया है। ये इसके
सॉरी, ये मंत्री के मंडल के सहायता से कार्य सब बिल्कुल नहीं, इस तरह के जो दिए गए हैं ये जो वीटो 3 तरह के, एब्सोल्यूट वीटो जिसको अत्यंतिक वीटो भी कहते हैं, सस्पेंसिव वीटो या निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो तो समझ में करते हैं, जेबी वीटो, जेब पॉकेट मतलब जेब वही वाला। 3 तरह के वीटो हमारे राष्ट्रपति को दिया गया है। अब देखिएगा एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो क्या होता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ये राष्ट्रपति को दिया गया है, अपने मन से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा एब्सोल्यूट वीटो की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट वीटो की अगर हम बात करते हैं तो 1954 में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो इसको क्यों कब किस मुद्दा पे किया गया था, तो ये मुद्दा किया गया था पेप्सू पर, PEPSU, ठीक है। ये पेप्सू को लेकर के क्या था, ये पेप्सू पहले जो था ना ये पंजाब हरियाणा ये सब क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश ये सब जो क्षेत्र था वो सब एक क्षेत्र को मिला करके पेप्सू बोला जाता था। ठीक है, सॉरी। तो उसी मुद्दे पर ये कौन से राष्ट्रपति जी थे 1954 में, कौन रहेंगे तो आप बताइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। तो उन्हीं ने क्या किया था कि उसी पर पेप्सू जो बिल था उस पर क्या किया था, अपना सबसे पहला एब्सोल्यूट वीटो लगाया था, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है ना कि ये राष्ट्रपति इसको डायरेक्टली लौटा सकते हैं। जैसे में अब देखिएगा लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है। लोकसभा है और राज्यसभा है, और लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा में आया और राज्यसभा से पास होकर के अब किसके पास में जाएगा, राष्ट्रपति के जब पास में जाएगा तब ना ये कानून बनेगा। अरे तब ना ये कानून बनेगा। अब ये राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर होगा तभी कानून बन सकता है, अगर सिग्नेचर नहीं हुआ तो खत्म। अगर यहाँ से भी लौट गया तो समझिए कि खत्म हो गया कहानी इसका, खत्म। अब यहाँ से दोनों से पास होकर के हिया गया था, लेकिन हिया पे क्या करते हैं राष्ट्रपति जी, लौटा देते हैं कि जाइए भाई साहब, जाइए जाइए जाइए, कुछ नहीं, डायरेक्ट लौटा दिया, ठीक है। कुछ नहीं, डायरेक्ट कहा कि जाइए, हम साइन नहीं करेंगे, फलना फलना का कारण कर बता कर दिया, जाइए हम नहीं साइन करेंगे, ठीक है। इस तरह के बिल पास नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति जी बोले, ठीक है। तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ कर दीजिएगा, वहीं पे खत्म, क्योंकि राष्ट्रपति कर भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक वो रहेंगे राष्ट्रपति तब तक वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो लौटा दिए हैं तो लौटा दिए हैं तो लौटा दिए हैं। तो क्या आप बोलिएगा कि तो उसे तो किसी भी मामला में लौटा दे सकता है, नहीं 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 नहीं, धन विधेयक के मामला में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, धन विधेयक के मामला में नहीं कर सकते हैं, धन विधेयक के मामला में आप नहीं लौटा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि धन विधेयक जो लाया जाता है राष्ट्रपति से पहले पूछ ही लिया जाता है, तो कैसे लौटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा सस्पेंसिव वीटो के बारे में हम देख लेते हैं, सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है वो देख लेते हैं कि जैसे जैसे में क्या होता है कि जैसे में कोई बिल आया, जैसे में लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा है और ये राज्यसभा है, ठीक है। यहाँ से बिल होकर के पास होकर के हिया आया और हिया से आप किसके पास में जाएगा, राष्ट्रपति के पास में जाएगा। अब ये राष्ट्रपति जी जो है इस पर क्या कर दे कि पुनर्विचार के लिए भेज दे कि एक बार फिर से देखो भाई, काहे को इतना टेंशन ले रहे हो, जो अब तुमने बिल लेकर के आया है एक बार फिर से देख लो। तो जैसे में अब लौटा देते हैं तो एक बार तो बेइज्जती है कि नहीं है, तो कहेंगे हाँ बेइज्जती तो है। एक बार फिर से राष्ट्रपति जी देखने के लिए बोल दिए, नहीं राष्ट्रपति जी को पसंद नहीं आया तब तो एक बार देखने के लिए बोल दिए कि एक बार फिर से देख लो तुम लोग, जो कमियां है उसको सुधार करो। तो अब समझ गए, यानी राष्ट्रपति जी की मंजूरी नहीं है। अगर दोबारा फिर भेज दिया जाता है तब, अगर इसके तहत में तो फिर दोबारा भेज दिया जाता है तब तो फिर राष्ट्रपति को पास ही करना पड़ेगा। लेकिन अब एक और यही वीटो है पॉकेट वीटो, दूसरा वीटो तो अब देख लिया। अब ये तीसरा वीटो क्या है, पॉकेट वीटो, ठीक है। यही क्या है, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो समझ रहे हैं ना, यानी लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा में गया, अब राज्यसभा से कहाँ जाएगा, अब राज्यसभा से जाएगा तो देखिएगा पहले जहां से पास होगा, मान लीजिए पहले राज्यसभा में आया फिर लोकसभा में आ गया, तब फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में आएगा, कुछ हाँ धन विधेयक है वो पहले एकदम लोकसभा में आना उसका जरूरी है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब यहाँ पे राष्ट्रपति जी जो है ना हाँ बोले न हूं बोले, न टस बोले न मस बोले, एकदम चुपचाप बैठल है थोथर की तरह, ठीक है ना, कुछ नहीं बोले, न लौटा भी रहे हैं ना इसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं, एकदम ले करके चुपचाप बैठ गए, पॉकेट में रख लिए, ठीक है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि हाँ राष्ट्रपति जी 1 महीना में तो बोलिएगा ना कम से कम कि का करा जाए बिलवा पर, नहीं, हम जब तक पद पर रहेंगे तब तक कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया। तो यही पॉकेट वीटो का सबसे पहली बार इस्तेमाल किए थे 1986 में, वो कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह, कौन थे, जैल सिंह। किस पर, तो डाक विधेयक एक कानून था, ठीक है। ये किसके द्वारा लाया गया था, तो ये लाया गया था ये राजीव गांधी सरकार के द्वारा, यानी राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था, और उस पर ये ज्ञानी जैल सिंह जो थे यही पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हैं, जो किस पर, डाक अधिनियम से संबंधित था,
ठीक है। कौन से अधिनियम से था? तो डाक अधिनियम से संबंधित था। तो देखिएगा इस तरह के आपको काफी ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम कहानी इसलिए बताते हैं ना, देखिएगा हम डायरेक्ट आंसर बना करके भी निकल सकते हैं, बिल्कुल हमें कोई जरूरी नहीं है। हमें और अच्छी बात है कि हमें कम समय में हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे आपको कहानी बताते इसलिए हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। हाँ, भले क्वेश्चन आप कम कर रहे हैं लेकिन आप एकदम सॉलिड कर रहे हैं, एकदम मजबूती से आप पकड़े हुए हैं, बहुत दिन तक आपके माइंड में रहेगा, आप इजिली किसी को समझा सकते हैं। रट करके कहाँ तक जाइएगा? लंगड़ा घोड़ा कभी रेस नहीं जीतता है, ध्यान दीजिएगा। बैसाखी के सहारे कभी रेस नहीं जीते जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। आगे तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि भारतीय संविधान की अनुसूची छठी में, ठीक है, किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? देखिएगा, देखिएगा पांचवी अनुसूची या छठी अनुसूची। देखिएगा पांचवी अनुसूची की बात बोलते हैं तो एससी एसटी के प्रशासक क्षेत्रों से प्रावधान है, प्रशासक क्षेत्रों से प्रावधान है, ठीक है। और छठा भी यही है, एससी एसटी के प्रशासक क्षेत्रों से प्रावधान है, लेकिन इसके लिए 4 गो राज्य है वो, तो उसको याद रखिएगा। मित्री में सम, ठीक है, मित्री में सम। देखिएगा कौन कौन है? असम है, ठीक है, असम है, मेघालय है, मेघालय है, फिर उसके बाद में मिजोरम है, फिर उसके बाद में त्रिपुरा है। ये 4 गो राज्य है, ये अनुसूची 6 से संबंधित है, ठीक है। एससी एसटी के प्रशासक क्षेत्रों से प्रावधान इसमें किया गया है सिर्फ और सिर्फ 4 राज्य में, ध्यान दीजिएगा 4 राज्य में, तो यही यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन है? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। सही तो है, बिल्कुल है। असम, त्रिपुरा, एक मिनट, भारतीय संविधान के सूची में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ बिल्कुल सही है आंसर। तो अपना ऑप्शन नंबर ए आपको सही मिल रहा है, ठीक है। सभी तो सब मिल गया। देखिए मिजोरम और मणिपुर थोड़ा सा ध्यान दे करके मानिए, क्वेश्चन को आगे बढ़िए बढ़ना है, ठीक है ना, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकते हैं। देखिएगा फिर से एक बार मिला लेते हैं। असम है जी, तो बोले कि है। त्रिपुरा है जी, तो है। मेघालय है जी, तो है। मिजोरम है जी, हाँ है, मिजोरम है। तो ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन में 2 में देखिएगा तो मणिपुर है, तो थोड़ा सा आहिस्ते से घुसा दिया है, ध्यान दीजिए। सिक्किम हमने बताया नहीं, फिर उसके मणिपुर देखिए फिर आ गया आपके सामने, एकदम हूबहू आंसर मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं हो सकता है? देखिएगा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन आर्टिकल 263 के तहत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन से आर्टिकल के तहत में किया जाता है, तहत से किया जाता है? तो आर्टिकल 263 के तहत में अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। तो इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो देखिएगा सभी राज्य के मुख्यमंत्री, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं, प्रधानमंत्री तो खैर होबे करेंगे भैया, इसके लिए तो कहना नहीं है। तो सभी राज्य के सीएम भी होंगे, फिर उसके बाद में 6 गो मंत्रिमंडल के व्यक्ति होंगे, यानी कैबिनेट मंत्रिमंडल के सेंटर में होंगे, वो सदस्य होंगे, ठीक है। और राज्यपाल यहाँ पर सदस्य नहीं होता है, ठीक है। राज्यपाल जो होता है यहाँ पे सदस्य नहीं होता है। सीएम तो आयल है ही है, तो राज्यपाल आगे कौची करेगा? और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख प्रमुख होता है, कार्यकारी प्रमुख तो सीएम होता है ना, और यहाँ पे पीएम है ये है, तो राज्यपाल काहे को आएगा? समझ में? 6 गो मंत्री आएगा, ये सभी जो होते हैं ये सभी, और फिर उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश के जो उपराज्यपाल आते हैं वो आएंगे, ठीक है, क्योंकि वहां तो वही प्रमुख होते हैं। अब देखिएगा, अब इसके बाद में क्या किया जाता है कि यहाँ पे ये पूछा गया है सब सदस्य है, सदस्य नहीं है पूछा गया है, तो नहीं कौन कौन हो जाएगा? मुख्यमंत्री हैं जी, तो कहे कि हाँ है, तो ये तो नहीं होगा। प्रधानमंत्री हैं जी, तो है, ये भी नहीं होगा। कैबिनेट स्तर के मंत्री है जी, तो है। देखिएगा हमने 6 गो कैबिनेट स्तर के मंत्री बताया था, ये भी नहीं होगा। तो आपके सामने आंसर एक निकल के आ रहा है, राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोलते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। देखिएगा भारतीय संविधान की अगर हम बात बोलते हैं तो 52वां संविधान संशोधन होता है, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, कब? तो 1985 में होता है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें क्या किया जाता है कि जैसे में अब मान लीजिए कि ये बीजेपी की पार्टी है, ठीक है, बीजेपी की पार्टी है, और इसमें से 10 सीट बीजेपी जीत करके लेकर के आई है, और इसमें से 2/3 सीट जो होते हैं, यानी 2/3 सदस्य जो होते हैं किसी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तब तो दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन 2/3 से कम अगर जाते हैं तो समझिए कि दल बदल माना जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाएगा कि उस सदस्य की निर्भरता खत्म कर दी जाएगी, यानी सदस्यता भी खत्म कर दी जाएगी। समझ में आ गया? ये हाँ, यही बात की गया है। तो इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन होता है? तो 52वां संविधान संशोधन होता है, आर्टिकल सॉरी आर्टिकल बोल दिया,
कब 1985 ईस्वी में। इसे कौन से संविधान अनुसूची में जोड़ा जाता है? तो अनुसूची नंबर 10 में जोड़ा जाता है, शेड्यूल 10 में जोड़ा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस ये 2/3 भी याद रखिएगा कि कम से कम 2/3 सदस्य अगर चला जाता है तब कोई भी दल बदल का नियम कानून उस पर लागू नहीं होगा और वो उसकी सदस्यता भी बची रह जाएगी। ठीक है, लेकिन समझिए कि जितना सीट है यानी लाया है उसका 2/3, यानी समझ रहे हैं, काफी मुश्किल है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे आप आ गया है तो 9वीं अनुसूची की बात बोलते हैं। तो 9वीं अनुसूची में क्या गया है? भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, 10वीं अनुसूची तो अभी हमने देखा, दल बदल। 8वीं अनुसूची की किसकी बात है? तो ये भाषा से संबंधित है। 5वीं अनुसूची तो अभी ने देखा, एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासक से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? अब देखिएगा, चुनाव सुधारों की बात बोलते हैं, यानी चुनाव करवाने का काम किसको है? तो बोलिए कि आर्टिकल 324 के तहत में इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है। यही इलेक्शन कमीशन जो होता है हमारे भारत देश में प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, फिर उसके बाद में लोकसभा का, फिर राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का क्या करवाती है? चुनाव कंडक्ट करवाती है। ठीक है, क्या सिर्फ यही और कुछ भी? अच्छा, और भी कुछ काम करवाती है? करवाती है। ये राज्य स्तर की पार्टी किसे घोषित करना है? राज्य स्तर की पार्टी और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी किसे घोषित करना है? संसदों के सदस्यों की निर्भरता के बाद यही बोला जाता है कि यहाँ किसी संसद की सदस्यता खत्म करनी चाहिए। फिर उसके बाद में क्या होता है? पार्टियों को दर्जा देने का प्राप्त करता है, जो उसको नामांकन करवाने का काम यही करता है। फिर इलेक्शन के बाद में वो चुनाव चिन्ह देने का काम करवाता है। चुनाव चिन्ह कौन देता है? तो यही देता है। फिर आचार संहिता लागू कौन करता है? यही इलेक्शन कमीशन लागू करता है। इतना सारे काम है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है निष्पक्ष चुनाव करवाना, किसी को भी पक्षपात नहीं करना है। लेकिन पता ही है कि क्या पक्षपात नहीं है, जो आपको पता ही होगा, क्या बताएं इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग को जितना कहनामत है उतना हो जाता तो अच्छी बात है। आगे देखते हैं, हम लोग को इस समय नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है। ठीक, सो देखिए, दिखेगा, देखिए किसी भी चीज को बदलने के लिए ना आपको अगर आप सोचते हैं कि हर चीज आपको अधिकार तो काफी दिया गया है, बट आप उसको एक नॉर्मल व्यक्ति रह करके आप समझिए कि हम बदल लें तो बदल सकते हैं, बट उसको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब आप अच्छे ओहदे पर जाइएगा ना, तब उसको आप बदलने की कोशिश कीजिएगा ना, तब कोई भी आपके आंदोलन या कुछ भी जो होंगे आपके द्वारा लिए गए डिसीजन, वो तीव्र गति से फैलते हैं। और जब आप अभी आप कुछ भी हैं तो अभी आप कुछ भी डिसीजन ले लीजिए, कुछ नहीं फैलने वाला है, वहीं पे दबा दिए जाइएगा। तो इसलिए ऊंचे ओहदे पर पहुंचिए। अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं, देश के लिए भलो कुछ करना चाहते हैं, तो ऊंचे ओहदे पर पहुंच करके कुछ करिए। आपकी आवाज ऊंची हो जाएगी उस टाइम, ठीक है ना। आपको माइक से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद सुना भी करेंगे ना, आवाज आपको पूरे देश में गूंजेगी। अगर अभी आप पूरी तरह से चारों तरफ बॉक्स लगाकर, माइक लगाकर अभी गरजेंगे भी ना, तो आपकी सुनाई नहीं देगी, लोगों को कानों तक नहीं सुनाई देगी। जब आप ऊंचा ओहदा पर पहुंच जाइएगा, फुस सुना भी कीजिएगा ना, तो पूरी दुनिया को सुनाई देगी, पूरे देश को सुनाई देगा, पूरा जिला को सुनाई देगा। ये होता है ओहदा। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें तो ये देखना है। तो आप बोलिएगा ना कि अच्छा, तो प्रथम जो इलेक्शन कमीशन, अब इसकी बात करते हैं, सदस्य की बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें 3 गो मेंबर होते हैं, 3 गो। तो एक जो होते हैं, तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 गो होते होते हैं जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, सभी की मान्यता सबका बराबर है। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो अगर नियुक्ति की बात करते हैं तो इसका नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसका नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो ये कब तक रह सकता है भाई? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए, ठीक है, वो तब तक ये व्यक्ति क्या कर सकता है? रह सकता है। कहिए कि अच्छा यहाँ तक ठीक है। अच्छा, तो आप बताइएगा ना कि देश का प्रथम व्यक्ति कौन थे? देश का प्रथम व्यक्ति कौन थे निर्वाचन? तो देखिएगा, देश का प्रथम व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त थे कौन? तो सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। तो कहिए कि अच्छा ये प्रथम व्यक्ति थे, तो प्रथम लेडी कौन थी? भी तो पूछिएगा नहीं। तो रमा देवी थी। कौन थी? तो रमा देवी थी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हमें पढ़ना है कि इसके बारे में जो एक समिति गठन किया गया था वो हमें देखना है। ठीक है, देखिएगा, इसके बारे में समिति एक गठन किया गया था, तारकुंडे समिति। ठीक है, तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति ने क्या सिफारिश किया था? ये सब समिति काफी इंपॉर्टेंट है, हम बता रहे हैं। हम सभी समिति को यहाँ पे हम आपको बता देंगे। ठीक है, आपको इधर से उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अगर नोट कॉपी बना रहे होंगे तो आप वीडियो को पॉज करते करते कर लीजिएगा जहाँ पे आपको लिखना होगा। ठीक है, देखिएगा, तारकुंडे समिति की अगर हम बात बताते हैं, तो तारकुंडे समिति क्या किया था ना, सिफारिश किया था कि देखिए,
18 21 वर्ष जो अभी तुमने किए हुए हो ना वोट देने की आयु, इसको 18 वर्ष कर दो, ठीक है। तो देखिएगा 18 वर्ष के लड़का जो रहता है ना उसका तार कहीं ना कहीं लगा हुआ रहता है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। 18 21 वर्ष के लड़का का जो होता है उसका तार कहीं ना कहीं लगा हुआ रहता है कि नहीं रहता है, तो हाँ बिल्कुल लगा हुआ तो रहता है, कहीं ना कहीं तो लगा हुआ रहता ही है। तो इस तरह से आपको याद आ जाएंगे। तो किससे संबंधित हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या होता है, श्यामलाल सकधर समिति का गठन किया जाता है। किसका, तो श्यामलाल सकधर समिति, ठीक है। शक देखिएगा यहीं पे दम है, शक है, अरे भैया हमें शक है, समझ गए ना। तो ये समिति क्या सिफारिश करती है कि देखो जिस समय कोई वोटर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको एक वोटर आईडी होना चाहिए, ठीक है ना। यानी वोट देने आया है तो उसका एक वोटर आईडी होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो यही व्यक्ति सिफारिश करती, यही समिति क्या किया था, सिफारिश किया था, ठीक है। श्यामलाल सकधर समिति ने ही क्या किया था, सिफारिश किया था, और श्यामलाल सकधर इसका अध्यक्ष थे, तो इसीलिए समिति का नाम पड़ गया श्यामलाल सकधर समिति। तो इसने क्या किया था कि एक वोटर का क्या हो, तो वोटर का परिचय पत्र हो, ठीक है, परिचय पत्र हो, ठीक है, परिचय पत्र हो। अरे भैया हमें शक है, तो शक है तो परिचय पत्र दिखा दो। देखिए शक है तो क्या दिखा दो, परिचय पत्र दिखा दो, शक खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो ये किससे है, इलेक्शन कमीशन से है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं और बाकी जितना है वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बस यही दो आपको इंपॉर्टेंट है बाकी, लेकिन केवल कमेटी को याद रखिएगा, आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। फिर उसके बाद में संथानम समिति, ठीक है। संथानम समिति आप वहां पे भी पढ़े होंगे, ठीक है, कहाँ पे पढ़े होंगे, तो आप पंचायती राज में भी पढ़ते होंगे, और संथानम समिति आप वहां पे भी पढ़िएगा, सीबीसी के जब पढ़िएगा तो वहां पे भी आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है। अब देखिएगा संथानम समिति भी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति ये किससे संबंधित है, तो ये इलेक्शन समिति से, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। फिर उसके बाद में टीएन सेशन समिति, ये टीएन सेशन समिति ये सबसे मस्त इलेक्शन कमिश्नर थे टीएन सेशन। इससे समझिए कि बढ़िया बढ़िया व्यक्ति प्रधानमंत्री तक काम जाता था ये टीएन सेशन से, ठीक है। इस तरह के व्यक्ति होने चाहिए, बट आप तो क्या होते हैं, कठपुतली पर घूमने वाले व्यक्ति होते हैं, क्या ही बता सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अब एक एक ठो और था इंद्रजीत समिति, एक ठो और क्या था, तो इंद्रजीत समिति। ये सभी जो समितियां हमने देखा ये इलेक्शन कमिश्नर से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि दिनेश गोस्वामी समिति, अभी हमने चर्चा किया दिनेश गोस्वामी समिति इलेक्शन कमिश्नर से है। जीवीके राव समिति, अरे तो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, ये इलेक्शन कमीशन कहाँ से आ गया, तो ऐसे ही खत्म हो गया। अशोक मेहता समिति 1977, आपको याद आ रहा है, पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से द्विस्तरीय व्यवस्था, समझ में आ रहा है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। एलएम सिंघवी समिति 1986 में ये क्या बोला था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, तो ये तो पंचायती राज से संबंधित है, यही नहीं आपके सामने आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे भी आपको हमने सभी बता दिया, ठीक है। तो देखिए भाई मेहनत करते हैं काफी ज्यादा, आप इस वीडियो पर मेहनत किया जाता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि इस वीडियो को बनाने में इतना ही टाइम, देखिएगा इतने सारे कंटेंट आपको जब तक बताए जा रहे हैं कुछ तो मेहनत लगता होगा ना, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल लगता ही है। तो थोड़ा-सा अगर आपको दिखाई पड़ता होगा या आपको लगता होगा कि हाँ मेरे तरफ मेरे लिए किया जा रहा है, तो थोड़ा-सा चैनल को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी छोटा है, काफ़ी ज़्यादा छोटा चैनल है, ठीक है ना? तो कई बच्चे आते होंगे तो सब्सक्राइबर देखकर कहीं भाग जाते होंगे कि अरे यार इतना छोटा चैनल है। और हाँ, मेरे पास जितना सुविधा है हम देने की कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जितना सुविधा नहीं है कि हम अलग अलग चीज़ ला सकें। जैसे सुविधा बढ़ेगा हम आपके सामने रखने का पूरी तरह से कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि हम हाथ से लिखते हैं, ठीक है? तो ऐसे क्या होगा कि आपको फास्ट रिवीजन भी होते चले जा रहे हैं, और फिर आपको क्या हो जाएगा कि जो नई चीज़ पता होगा वो आपको सामने बताया जा रहा होगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। कमेंट वगैरह भी कीजिएगा, अगर कुछ सुझाव होगा तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनों का ख्याल जरूर रखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।